हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले विजन है इसकी PT 365 जो कि हमारी साइंस एंड टेक की है। तो पहले ये देख लेते हैं कि हम लोग कितने टॉपिक्स तक यहाँ पे कंप्लीट किए हैं, जिससे कि आप लोग को ये क्लियरिटी रहे कि और कितने टॉपिक्स कंप्लीट करना बाकी है। तो हम लोग हेल्थ स्टार्ट कर चुके थे, इसमें भी वायरल डिजीज़ में फर्स्ट हम लोग पोलियो देखे थे। आज हम लोग न्यू HIV सब टाइप देखेंगे जो कि जेनेटिक सिक्वेंसिंग के द्वारा पाया जाता है। और काफ़ी अच्छी अच्छी यहाँ पे आपको जो है सारी टॉपिक्स देखने को मिलेगी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है हमारे UPSC प्रीलिम्स के लिए। एक डिजीज़ से जो आपको है क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ही, ये तो डैम श्योर है। आप लोग भी पक्का करके रखिए। और हर एक साल आप लोग देखते ही हो कि मोस्टली करंट अफेयर से ही पूछा जाता है, जो भी टॉपिक न्यूज़ में रहती है। तो ये इतना हम लोग की कंप्लीट हो चुकी है, और अभी देखिए इतना कंप्लीट करना बाकी है। बट कोई नहीं, हम लोग जल्दी ही इसे कंप्लीट कर लेंगे। कल आपकी जो है एक योजना अप्रैल मंथ की जो मैगजीन की एनालिसिस है, वो फर्स्ट पार्ट आपकी अपलोड हो चुकी है। तो आप लोग अगर नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लीजिए। मैं यहाँ आई बटन पे दे दूँगी, जिसे आप क्लिक करके भी देख सकते हो, या फिर सिंपली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। योजना मंथ की एक ही प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको 2018 से जितनी भी मैं मंथ की योजना मैगजीन की एनालिसिस प्रोवाइड करी हूँ, वो सारी आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ओके, सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और लास्ट लेसन में मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछ रखी थी, उसकी आंसर आप लोग को बता देती हूँ। साथ ही आज के लिए आपके पास कुछ फ्रेश क्वेश्चन है, जिसके आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो चलिए पहले यहाँ पे देखते हैं कि 7 पार्ट से हम लोग जो है 5 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड की थी। सबसे पहले पूछी थी कि पेगासस होता क्या है, ये क्या है। मैं बस सिंपली आपसे पूछ रही हूँ कि ये क्या है। आप लोग थोड़ा सा भी हिंट दे दोगे ना कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो बस आपका काम बन गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ये किस टाइप की मिसाइल है, इसकी थोड़ी सी फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक तो आपको पता होना चाहिए था। थर्ड है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसके बारे में बतानी थी थोड़ी सी डिटेल। और उसके बाद आपको 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का नाम बताना है। फिर है 5 चिनोक। व्हाट इज़ चिनोक? देखिए नाम से ही दे दिया जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा ये न्यूज़ कवर किया गया है ना। ये पेगासस बोलूँ या फिर चिनोक बोलूँ, हर एक न्यूज़पेपर, चाहे आप हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ो या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो या फिर कोई भी आप लोग उठा के देख लो, सिंपल आप लोग हिंदुस्तान टाइम्स भी उठा के देख लो ना, तो उसमें भी कई आर्टिकल्स इसके बारे में आपकी थी। तो ये सारी वर्ड्स ऐसी है ना, जो कि आपके माइंड में सडन क्लिक होना चाहिए कि अच्छा पेगासस बोल रही हूँ तो ये क्या है, चिनोक बोल रही हूँ तो क्या है। मतलब आप लोग को एकदम रट जाना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। आइए अब मैं थोड़ी सी रिवीजन करा दूं आप लोगों को फिर से। पेगासस की बात करूं तो ये एक मोबाइल स्पाईवेयर है। कहने का मतलब है कि स्पाईवेयर मीन्स होता क्या है। जैसे आप लोग लैपी वगैरह यूज़ करो, सिस्टम यूज़ करते हो या फिर मोबाइल यूज़ करो। मोबाइल में आप लोग एंड्रॉयड यूज़ करो या फिर iOS फ़ोन यूज़ करो, इट मीन्स कि एप्पल फ़ोन यूज़ करो। इसमें अगर आपका वायरस आ जाता है ना, ये पेगासस एक टाइप का वायरस ही है, जो कि आपके मोबाइल में घुस जाता है। और मोबाइल में घुसने के बाद आपकी इंटरनली वो क्या होता है ना, कि आपके सारे डेटा को हैक कर लेता है। उसके बाद आपके मोबाइल में जो भी है, चाहे इमेजेस हो, वीडियोस हो, या फिर आपकी रिकॉर्डिंग्स हो, या फिर इस तरीके की PPT हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, तो सारी चीज़ों को जो है ना वो अपने पास ले लेता है। इतनी पावरफुल जो है ये वायरस थी। पेगासस वायरस जो है ये आपकी इजरायली साइबर फर्म जो आपकी थी NSO ग्रुप, इसके द्वारा बनाई गई है। और इसके लिए ये भी आपका बताया जा रहा था कि ये ऐसी वैसी ये आपकी स्पाईवेयर नहीं है कि कोई भी इसको खरीद सकते हैं। ये इतनी कॉस्टली होती है और इतना इसमें प्रोटेक्टिव शील्ड होता है कि इसको बस किसी भी कंट्री के या तो बड़े बिजनेस खरीद सकते हैं, बिजनेसमैन, जैसे कि हमारे यहाँ आप लोग अंबानी अडानी ये सब देख लो, तो ये लोग खरीद सकते हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट ही इसको खरीद सकती है। तो इन दोनों की बस में इस तरीके का आपका एक स्पाईवेयर आप कह सकते हो कि यही 2 लोग खरीद सकते हैं। हम आम जनता के पॉकेट के बाहर हैं, यानी कि इतना कॉस्टली है ये। तो ऐसा कहा जा रहा था, इजरायली जो टर्म्स है ना उनके द्वारा ये कहा जा रहा था। तो चलिए कोई नहीं, ये अफेक्ट करती है दोनों को। क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि इस तरीके की स्पाईवेयर जो है सिर्फ अफेक्ट करती है एंड्रॉयड ओनली, तो इस तरीके का भी आपका ऑप्शन बनता है। तो बी वेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट, क्योंकि ये दोनों फ़ोन में आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि जितने भी बड़े लोग होते हैं ना, वो एप्पल फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोनों फ़ोन में ही इसका इस्तेमाल होता है। QRSM की बात करूँ, क्विक रिस्पॉन्स आपका सरफेस टू एयर मिसाइल। सबसे पहले ये मिसाइल की बात है, तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मिसाइल की बात करूँ तो DRDO है। अगर मैं यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट की बात करूँ तो ये आपकी इसरो आ जाती है। तो DRDO है जिन्होंने यहाँ पे सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट करी है, वो भी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज उड़ीसा के चांदीपुर से। ये ऑल वेदर ऑल टेरेन सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स भी हैं। अगर कहीं पे एयरक्राफ्ट रडार के द्वारा अगर जैम भी कर लिया जाए ना, तो इसमें ये है कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स है कि अपने आप को वहाँ से निकाल भी लेगी। यानी कि कोई जैमर वगैरह भी लगा है, अगर उस जगह पे उस रडार में अगर ये जाके फंस भी जाती है या फंसने वाली रहती है ना, तो ये इतना ज़्यादा पावरफुल ये मिसाइल है कि अपने आप को वहाँ से भी टैकल कर लेगी। साथ ही साथ ऑल वेदर में ये टैकल हो पाएगी, ऐसी मिसाइल है। चाहे क्लाउडी हो या फिर आपकी किसी भी तरीके की एक्सट्रीम हीट हो, एक्सट्रीम विंटर
हो, सब वेदर में ये चलेगी। साथ ही ऑल टेरेन सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि कहीं से भी इसको आप लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है, दैट्स वाई ये न्यूज़ में थी। अब बात करते हैं ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये काफ़ी सालों से न्यूज़ में है, लेकिन फिर हर साल ये न्यूज़ में रहती है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली जो DRDO है और इंडियन एयरफोर्स है, ब्रह्मोस है, उन्होंने इसको कंडक्ट करी है यहाँ पे 2 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेस्ट को। एक को यहाँ पे लैंड से किया गया है और एक को एयर प्लेटफॉर्म से किया गया है। तो 2 बार इसको जो है एक सक्सेसफुली टेस्ट किया गया, तो ये दोनों टेस्ट में ये पास हो गई है। ब्रह्मोस की अगर बात करूँ तो ये जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया के बीच में। ये एक मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक है ये। साथ ही इसकी स्ट्राइक रेंज आप देखोगे तो 300 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल आपकी ऑपरेशनल है इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। एक ये जो वर्ड मैं बता रही हूँ ना, हर एक वर्ड में इतना इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ है, हर एक वर्ड अपने आप में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नोबडी नोज़ कि कहाँ से ये आंसर कहाँ से आपकी ये क्वेश्चंस बन जाए। ओके, साथ ही आओ तो फर्स्ट सबमरीन जो है, यानी कि 6 सबमरीन की बात पूछ रही है, स्कॉर्पियन क्लास। तो फर्स्ट सबमरीन की बात करूँ तो यहाँ पे है INS कालवरी, सेकंड है INS खंदेरी, थर्ड है INS करंज एंड फोर्थ है वेला वागीर एंड वक्शीर। तो 3 यहाँ पे है के नाम से है और 3 जो है यहाँ पे वी नाम से है, तो इसका नाम याद रखना है। चिनूक की बात करूँ, चिनूक क्या है? चिनूक एक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, मल्टी रोल है, जिसको हम लोग ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, आर्टिलरी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इक्विपमेंट, फ्यूल, इन सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो यू शुड नो अबाउट द चिनूक, ओके, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में था और ये हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। ठीक है, अब आइए आज के लिए आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए थोड़ी सी मेरी वॉइस थोड़ी धीमी लग रही होगी, लग रही होगी, क्योंकि थोड़ी सी मैं ना गुड फील नहीं कर रही हूँ, आई मीन थोड़ी सी वेल नहीं हूँ, तो दैट्स वाई ऐसा है। ठीक है, बट कोई नहीं। फर्स्ट आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंड स्पेस एक्स क्या है। ये एक तरीके की एक्सरसाइज है, लेकिन ये है क्या, किस के बीच में ये इंडिया में किया गया है, तो ये बताना है। उसके बाद सेकंड है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे एक डिजीज़ के बारे में बतानी है। 2014 जनवरी में इंडिया ने डिक्लेयर करी है कि वो किसी डिजीज़ से फ्री हो गई है और 3 साल से यहाँ पे हमारे इंडिया में उसको रिलेटेड 0 केसेस है। तो आपको बतानी कि किस डिजीज़ से हम लोग फ्री हो चुके हैं। थर्ड वन इज़ व्हाट इज़ एक्यूट फ्लैसिड माइलिटिस, तो ये है क्या। इसके बारे में आपको कॉमन तो पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की आपकी पूछ ली जाएगी कि व्हाट इज़ दिस, और आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा कि ये जो है आपकी, मान लीजिए कि कोई मोबाइल सॉफ्टवेयर है, या फिर मान लीजिए कि कोई डिजीज़ है, या फिर इस तरीके का कोई आपका जो है साइक्लोन का नाम है, तो व्हाट इज़ दिस ये आपको पता होना चाहिए। फोर्थ वन इज़ कि ड्रोन रेगुलेशन में हम लोग 3 जोन पढ़े थे, रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन। तीनों जोन के बारे में आपको स्पेसिफिक बातें बतानी है कि व्हाट इज़ रिटन इन रेड जोन, व्हाट इज़ स्पेसिफिक फॉर रेड जोन, व्हाट इज़ स्पेसिफिक फॉर येलो जोन एंड व्हाट इज़ द स्पेसिफिक फॉर ग्रीन जोन। आपको एक एक वर्ड में इसको डिफाइन करनी है। एंड नेक्स्ट इज डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, ये है क्या, ये आपको बतानी है। ठीक है, सो आई होप कि आप लोग भी इसके आंसर ज़रूर दोगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग आर्टिकल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यू आर्टिकल के साथ, जो कि है हमारी न्यू HIV सब टाइप फाउंड बाय जेनेटिक सीक्वेंसिंग। ठीक है, तो ये तरीके के HIV का यहाँ पे पता चला है, और HIV का टाइप सब टाइप कहा जा रहा है। सबसे पहले बेसिकली क्या होती है कि हम लोग कहते हैं HIV एड्स, एक वन गो में हम लोग इसको बोल देते हैं, लेकिन यहाँ इसकी जो बड़ी मीनिंग है वो आपको समझना होगा। एड्स एक बीमारी है और HIV एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ये वायरस है जिसके कारण एड्स होता है, लेकिन हम लोग इसको लगातार बोलते जाते हैं। ठीक है, आप लोग कभी ऐसा सुने हो कि बोलते हो वायरस पोलियो? ठीक है, ऐसा तो नहीं बोलते हो, लेकिन ये एक ऐसी है जिसको कि हम लोग HIV एड्स एक साथ बोलते हैं। तो अब न्यू तरीके के HIV सब टाइप को यहाँ पे पाया गया है, और वो भी कैसे, तो जेनेटिक सीक्वेंसिंग करके। एंड व्हाट इज़ जेनेटिक सीक्वेंसिंग, हम लोग स्टार्ट किए थे इस PT 365 को, तो इसमें स्टार्टिंग में ही बायोटेक्नोलॉजी की थी, और उसमें हम लोग जीनोम को पूरी भर भर के पढ़े थे। जेनेटिक सीक्वेंसिंग में मैं वहाँ पे आपको बताई थी। तो पहले एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि जेनेटिक सीक्वेंसिंग का मतलब क्या होता है, इससे इससे जो है साइंटिस्ट को क्या फ़ायदा होता है। तो देखिए, जेनेटिक मीन्स ये जीन से ही निकला है, और इसको प्रॉपर हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। कहने का मतलब है कि ग्रुप ऑफ जीन जो होती है उसको हम लोग जीनोम कहते हैं। अब इसी को सीक्वेंस करना, इट मीन्स कि यहाँ पे साइंटिस्ट को ये पता चलता है जीनोम सीक्वेंसिंग करके कि कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ेज़ है जो कि जेनेटिकली ट्रांसफर्ड हो रही है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जैसे हम लोग कई बार ऐसे देखते हैं कि डायबिटीज़ हो गई, BP हो गई, थायराइड हो गई,
ये सब कुछ ऐसी कॉमन डिजीज़ है जो कि एक जेनेटिक से दूसरे जेनेटिक में आपका ये ट्रांसफ़र होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। तो ये क्यों होती है? जस्ट बिकॉज़ क्योंकि जीन प्रेजेंट है, जो जीन हमारे पेरेंट्स में प्रेजेंट है वही जीन हमारे अंदर भी आ जाती है, बच्चों के अंदर आती है, जिससे कि वो जो डिज़ीज़ है, वो जीन जो कैरी करती है वो डिज़ीज़, वो आपका जो जीन है ना वो यहाँ पे आपका ट्रांसफ़र हो जाता है बच्चों में भी। तो इसलिए इस तरीके की बीमारी होती है। अब यहाँ पे नया क्या किया जा रहा है हमारे बायोटेक्नोलॉजी में कि ये जो जीन जिसके कारण डिज़ीज़ ट्रांसफ़र हो रही है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो उस जीन को कटिंग फटिंग किया जा रहा है, यानी कि उस जीन को सीक्वेंस इस तरीके से किया जा रहा है कि वो जीन अब ट्रांसफ़र ही ना हो पेरेंट्स से आपके बच्चों में। तो इससे क्या होगा कि जो डिज़ीज़ का बर्डन है वो कम हो पाएगा, डिज़ीज़ का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा। तो ये सारी बातें यहाँ पे की जा रही है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि न्यू टाइप ऑफ यहाँ पे HIV पता चल रहा है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। एक न्यू टाइप है जिससे कि हम लोग देखते हैं कि HIV से क्या होती है, मेनली एड्स ही होती है, जिसको कि आइडेंटिफाई किया गया है वो भी जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू पता किया गया है। अब इसको डिटेल में देखते हैं। इसको हम लोग HIV-1 ग्रुप M कह रहे हैं और सब टाइप L है। ये एक तरीके का डिस्कवरी है जो कि फर्स्ट टाइम 2 डिकेड में किया गया था। ये जो टाइप है ना ये आपका मोस्ट इन्फेक्शियस से भी होता है। और यहाँ पे 2 मेजर टाइप्स हम लोग देखेंगे HIV की। सबसे पहला है कि HIV-1 और HIV-2। तो HIV-1 है जो कि वास्ट मेजोरिटी है इन्फेक्शन, पूरे वर्ल्ड वाइड में जो आपको इन्फेक्शन देखने को मिलता है वायरस की, वो HIV-1 है। HIV-2 की बात करूँ तो ये लेस कॉमन है और ये कंसनट्रेटेड होती है वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीकन रीजन में। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीकन रीजन में है। ये हमारे यहाँ एशिया वगैरह में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो आपका HIV प्रिवलेंट है वो है HIV-1। फर्दर यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो HIV-1 की जो यहाँ पे स्ट्रेन है उसको क्लासिफाइड किया गया है 4 ग्रुप्स में। इसमें से M जो है वो मेजर ग्रुप है और ये रिस्पॉन्सिबल है जो कि मेजॉरिटी ऑफ ग्लोबल HIV एपिडेमिक देखते हैं। और जो अदर ग्रुप्स है ये है NMOP। ये क्वाइट अनकॉमन है, ये हम लोग को पता भी नहीं होगा। तो चलिए अब इसको तोड़ते हैं क्योंकि इस तरीके से तो याद होने से रही। ये 4 टाइप की है। सबसे पहले HIV ही आपका 2 टाइप का था, तो HIV-1 के बारे में हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ग्लोबल लेवल पे जो प्रॉब्लम हो रही है, एड्स की जो प्रॉब्लम हो रही है वो HIV-1 के कारण हो रही है। इसकी 4 सब टाइप्स है, ये है MNOP। तो ये सीक्वेंस में ही है MNOP, तो याद रखना कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब इसमें M की बात करूँ तो M मीन्स यहाँ पे मेजर हो गई। अब ये मेजर से ही आपको समझ में आना चाहिए कि ग्लोबल जो HIV एपिडेमिक हो रही है, यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड हम लोग देख रहे हैं HIV एड्स की जो डिजीजेस फैल रही है वो मेजोरिटी जो है M टाइप से हो रही है। M ग्रुप के विदिन क्या है कि यहाँ पे इसको कहा जाता है कि ये लिस्ट 9 जेनेटिकली डिस्टिंक्ट सब टाइप्स है। यानी कि यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि M के अंदर भी यहाँ पे सब टाइप्स है, वो भी 9 तरीके के, ABCDEFGHIJ JHJK है, ठीक है, NCFR है, सर्कुलेटिंग रिकॉम्बिनेंट फॉर्म्स है। तो ये आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। ग्रुप M की जो वायरस है ये रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल पैंडेमिक के लिए। एकदम ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत डेप्थ में बताया जा रहा है, तो मे भी ये आपकी न्यूज़ में थी, दैट्स वाई हम लोग इसको इतने इन डेप्थ में पढ़ रहे हैं और इससे क्वेश्चंस बन सकती है, जिसको कि हम लोग ट्रेस बैक कर सकते हैं जो डेमोग्राफिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, इट मीन्स कि सब सहारन रीजन में। तो वहाँ पर ये जो डिजीजेज है HIV-1 की जो यहाँ पे M टाइप है, इससे बहुत ज़्यादा ये वायरस से ग्लोबल पैंडेमिक देखने को मिला। अब ये तो पूरी डिटेल रही, इससे रिलेटेड अब हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। तो ये है डॉल्टेग्राविर, DTG। तो डॉल्टेग्राविर है क्या? WHO जिन्होंने रिकमेंड की है कि यहाँ पे HIV ड्रग जो डॉल्टेग्राविर है इसको इस्तेमाल करना और एज ए प्रिफर्ड फर्स्ट लाइन में और सेकंड लाइन ट्रीटमेंट में, वो भी सारे पॉपुलेशंस के लिए जिसमें कि प्रेग्नेंट वीमेन भी है। प्रेग्नेंट वीमेन को भी HIV अगर डिजीजेज होती है, HIV एड्स हो जाता है, तो उनको भी इस तरीके का जो है ना ड्रग देना है। यानी कि ये जो आपका ड्रग्स निकल कर आया है डॉल्टेग्राविर, तो ये आप लोग को याद रखना है कि ये जो ड्रग्स है ये WHO के द्वारा ये रिकमेंड किया गया। इट मीन्स कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो मेडिसिन ये डिस्कवर कर देती है, जो मेडिसिन ये रिकमेंड करती है, सॉरी डिस्कवर नहीं करती है, रिकमेंड करती है, तो ये वर्ल्ड वाइड जो है ना आपका बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होता है और इसको इस्तेमाल भी किया जाता है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे क्योर करने का बात किया जा रहा है तो उसके लिए ये ड्रग्स देने की बात की जा रही है। और यहाँ पे आपका फर्स्ट लाइन है, यानी कि इमीडिएटली जो आपका ड्रग्स दिया जाता है इस तरीके की बीमारी से थोड़ा सा रिलीफ पाने के लिए, तो यहाँ पे ये मेडिसिन ये ड्रग्स आपको दी जाएगी। रिसेंट स्टडीज़ में ये देखा गया है जो DTG है उसको यहाँ पे कंबाइन किया गया है दूसरे ड्रग के साथ जिसका है EFV नाम है, और ये मोर इफेक्टिव देखा गया है, ईजियर है कि इसको लेना, और साथ ही साथ इसकी कम से कम साइड इफेक्ट देखने को मिली है। प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम लोग देखें, क्योंकि ड्रग रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि
DTG जो है ये हायर जेनेटिक बैरियर होगी, जिसके थ्रू हम लोग ड्रग रेसिस्टेंस को जो है ना डेवलप कर पाएंगे। तो ये क्या है ना कि ड्रग रेसिस्टेंस, जैसे कि आप लोग देखते हो कि कुछ दवा है जैसे कि पैरासीटामोल है, हर कोई लेता है। मान लीजिए कि आपको हर एक महीने आपकी जो है तबीयत बिगड़ रही है, आपको बॉडी पेन हो रही है, आपको जो है कफ एंड कोल्ड हो रही है, थोड़ी सी जुकाम हेडेक वगैरह सब हो रहा है, फीवर भी थोड़ी सी माइल्ड फीवर आ गई है, तो आप पैरासीटामोल ले लेते हो, 2 दिन लिए बिल्कुल ठीक हो गए, फिर अगले महीने आपको फिर रिपीट हो गया, फिर आपने 2-3 दिन टैबलेट लिए, फिर चंगे हो गए, फिर ये आपका जो है इस तरीके से 6 महीने तक चलते रहा। कुछ सालों के बाद आप देखोगे 6 महीने या कुछ सालों के बाद ये बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि आपके बॉडी में जो है वो ड्रग रेसिस्टेंस कितने टाइम में हो रहा है। तो कुछ महीनों के बाद या फिर कुछ आपके सालों के बाद ऐसा क्या होता है ना कि पैरासीटामोल आपके बॉडी में जो है वो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, उसको आप लोगे लेकिन आपकी फीवर कम नहीं होगी, आपकी हेडेक कम नहीं होगी, बॉडी पेन कम नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी बॉडी में जो है ना वो ड्रग रेसिस्ट हो गई, यानी कि वो ड्रग की आदत हो गई। जैसे कि कुछ भी चीज़ की आदत होती है ना, तो वैसे ही मेडिसिन भी जो अगर हम लोग रेगुलरली कंज्यूम करते हैं ना, तो उसको हमारी बॉडी को आदत हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग को अब दूसरे कंपोजिशन की मेडिसिन लेनी होती है, जैसे कि आप लोग कालपोल ले सकते हो, डीकोल टोटल ले सकते हो अगर कफ एंड कोल्ड ज़्यादा है, तो इस तरीके की दवा आपको लेनी होगी जिससे कि आप लोग जो है ना यहाँ पे बेटर फील कर पाओ। तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि इस तरीके का दवा लेने से हमारे बॉडी में ड्रग रेसिस्टेंस हो जाती है किसी भी मेडिसिन को लेने के लिए। तो अल्टरनेटिव अगर उसका है तो बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग HIV एड्स के लिए देखते हो कि अल्टरनेटिव नहीं है, एक ही यहाँ पे ड्रग्स है DTG, जिसको कि अभी आपका WHO के द्वारा रिकमेंड किया गया। तो ये अगर आपका ड्रग रेसिस्टेंस को बढ़ा देती है अगर बॉडी में, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन ऐसे ही बताया जा रहा है कि प्रेजेंट सिनेरियो में यही देखने को मिला है कि इस तरीके के ड्रग्स को लेने से क्या हो रहा है कि ड्रग रेसिस्टेंस बढ़ रही है। और ये इंपॉर्टेंट है कि DTG में हाई जेनेटिक बैरियर है कि वो यहाँ पे ड्रग रेसिस्टेंस को जो है डेवलप नहीं होने देगी। तो यहीं पे ये बताया जा रहा है। तो DTG की ये भी बात है, ठीक है, ड्रग रेसिस्टेंस नहीं होगा। इट मीन्स कि ये वाली जो आप ड्रग्स लोगे HIV एड्स को ठीक करने के लिए, तो आपको जल्दी से ड्रग रेसिस्टेंस नहीं होगी, इसकी बॉडी में जल्दी ज़्यादा जो है आदत नहीं पड़ पाएगी, ठीक है। तो अब ये आपका न्यूज़ में था तो इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। कुछ और वायरल डिजीज़ेस देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डेंगू देख सकते हैं, डेंगी जो भी आप लोग बोलते हो, ये सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट है। रिसेंटली स्पेनिश हेल्थ अथॉरिटी है, उन्होंने कंफर्म की है कि वर्ल्ड की फर्स्ट केस ऑफ डेंगू जो कि ट्रांसमिट हुई थी सेक्स से, तो यानी कि सेक्स से भी अब यहाँ पे डेंगू है जो कि ट्रांसमिट हो सकती है। तो अब तक इसके लिए फुल प्रूफ तो नहीं था, लेकिन अब ये यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। जो कि रिसेंटली यहाँ पे आपका किससे ट्रांसफ़र होता है, सिर्फ मॉस्किटो से होती है। ये जो डेंगू होती है सिर्फ मॉस्किटो से ही होती है, और ये एक फीमेल मॉस्किटो है, एनाफोलिस एजिप्ट एडिस एजिप्टी, ओके, नाम ही मैं भूल गई थी क्योंकि 2 तरीके की आपकी मॉस्किटो है ना, एक एनाफोलिस भी है, एक एजिप्टी भी है। तो एनाफोलिस से आपको जीका वायरस वगैरह होता है, तो 2 तरीके की फीमेल मॉस्किटो है जिन्होंने पूरी वर्ल्ड वाइड आतंक मचा रखी है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। तो डेंगू है, ठीक है, तो डेंगू सिर्फ यहाँ पे मॉस्किटो से ही होता है। तो इस बार आपका फुल प्रूफ हो चुका है कि ये सेक्स के दौरान भी जो है, सेक्स के थ्रू भी जो है ये आपका ट्रांसमिट होता है। डेंगू की बात करें तो एक वायरल डिजीज़ है जो कि मेनली यहाँ पे आपका एडिस एजिप्टी मॉस्किटो के द्वारा ये आपका फैला जाता है, जो कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अब याद रखिएगा, अब ये भी आपका ऑप्शन बन जाए तो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं H1N1 वायरस के बारे में। सबसे पहले समझिए कि H1N1 वायरस अगर ये ऐसे भी दे दिया जाए तो आपको नाम पता होना चाहिए कि किस फ्लू के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। समटाइम्स आप इसको बर्ड फ्लू के साथ भी कंफ्यूज हो जाते होंगे, बट नो, इट इज़ स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू एक इन्फेक्शंस है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होती है, और इसमें यूजुअल सिम्टम्स क्या देखने को मिला है कि आपको कफ होगा, नेजल सिक्रेशंस होंगे, कुछ फीवर हो जाएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, फैटिकनेस लगेगा, हेडेक लगेगा, यानी कि सांस लेने में आपकी जो सांस नली है उसमें आपको ये वायरस का जो है चोक देखने को मिलता है। तो इससे क्या होगा कि सांस लेने से जो भी प्रॉब्लम है वो होगी, आपको कफ वगैरह होगा, थोड़ा फीवर भी आ सकता है। तो इसको हम लोग जो है स्वाइन फ्लू कह रहे हैं। तो स्वाइन फ्लू हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो पास्ट से पता चला है कि पहले जो ये आपका निकल कर आया है ये पिग वगैरह से निकल कर आया है, और पिग के कांटेक्ट में जो जो पिपल्स होते थे उनको ये ट्रांसफ़र हो गया, फिर उससे धीरे धीरे ये वायरस जो है ट्रांसफ़र हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि वायरस बहुत तेज़ी से जो है ट्रांसफ़र भी होती है और बहुत तेज़ी से अपना नेचर भी बदलती है। कहने का मतलब है कि आप लोग देखते हो कि जो वायरस से होने वाली डिजीज़ है वो जल्दी टैकल नहीं कर पाते हम लोग। जैसे आज की डेट में कोरोना वायरस भी है, इसको जल्दी टैकल नहीं कर पा रहे, या फिर कोई भी वायरस होती है ना उसको जल्दी से हम लोग टैकल नहीं कर पाते, क्योंकि क्या होता है कि इसका मेडिसिन बनता है 2-3 साल में। जब तक मेडिसिन बनती है तब तक वायरस जो है अपना नेचर भी चेंज करते रहते हैं, इनका सिम्टम्स भी समटाइम्स चेंज होते रहता है। जैसे कि कोरोना वायरस में भी आप लोग देखे थे कि स्टार्टिंग में कहा जा रहा था कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, फीवर होगी, ये सारी चीज़ें होगी, लेकिन बाद में फिर 6 न्यू सिम्टम्स भी देखने को मिला है आपकी स्पेन में, इटली में और US वगैरह में। तो इसमें आपका 6 न्यू सिम्टम्स भी ऐड किया गया कि अगर आप लोग को
हेडेक वगैरह है तो भी ये आपकी एक सिम्टम्स है। और भी बहुत सारे 6 न्यू सिम्टम्स आए थे। तो ये क्या होता है ना कि टाइम टू टाइम जो है वायरस अपनी नेचर को भी चेंज कर लेती है। दैट्स वाई ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है कि इसकी वैक्सीन को प्रोड्यूस करना, ओके, इसका कंप्लीटली टैकल कर पाना। दैट्स वाई ये मेन रीज़न है। तो इसको स्वाइन फ्लू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पिग से निकल कर आई थी। और ये वायरस जो आपका ट्रांसमिट होता है ये शॉर्ट डिस्टेंस से भी हो जाता है, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है। क्योंकि वायरस क्या है कि अगर आप लोग खांसते हो, चीखते हो, तो आपके अगल बगल जितने भी लोग हैं उस खांसने छींकने पे जितना भी आपका शॉर्ट डिस्टेंस में अगर लोग हैं तो उसमें वो ट्रांसमिट हो जाता है। पर्टिकुलरली जो क्राउडेड प्लेस है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला जगह है, तो इसलिए आज के डेट में कोरोना वायरस में क्या कहा जा रहा है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, दूर रहे, कम से कम 1 हैंड डिस्टेंस में रहे। तो हैंड कंटामिनेशन हो जाता है, डायरेक्ट कांटेक्ट आ जाती है, तो ये सारी पॉसिबल सोर्स है ट्रांसमिशन का। उसके बाद आते हैं चिकन पॉक्स। ये सारी चीज़ जो है ना, आप लोग ये सारी बीमारी से बहुत अच्छे से रूबरू हुए होंगे, लेकिन इसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्योंकि थोड़ी सी तो इसमें अवेयरनेस चाहती है। यूपीएससी में आपको साइंस एंड टेक से कभी भी टफ क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अवेयरनेस वाली क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि आप किसी भी चीज़ को कैसे देखते हो। सबको पता होता है कि सिम्टम्स क्या है, नहीं है, बट जो भी न्यू चीज़ें होती है ना उसके लिए कुछ थोड़ा सा पास्ट में देख लीजिए कि कोई भी आपकी डिजीज़ आई है, जैसे कोरोना वायरस है, तो क्या ये पहली बार ऐसे निकल कर आई है, इससे पहले भी इसका कोई रेलेवेंस था, तो कहाँ से निकल कर आई, कब क्या हुआ, नहीं हुआ। तो ऐसी चीज़ें भी से भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, तो आपको थोड़ा बहुत अवेयर रहना होगा। चिकन पॉक्स की बात करूँ तो हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो एक एडवाइजरी इशूड करे थे जिसमें कि चिकन पॉक्स केसेस बताया गया है, वो भी यहाँ पे केरल की एक डिस्ट्रिक्ट में। चिकन पॉक्स भी आपकी वायरल इन्फेक्शन है जो कि यहाँ पे आपकी वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण ये होती है और ये हाईली कंटाजियस है, यानी कि बहुत आराम से ये फैल जाती है। चिकन पॉक्स जिसको भी होता है उसको भी कहा जाता है कि उसको अलग रखना चाहिए। उनको जो है उनका खाना पीना जो है अलग होता है, किसी से सटना नहीं है क्योंकि ये कंटाजियस है बहुत हाईली और ये आराम से एक दूसरे से फैल जाता है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद H9N2 है। H1N1 तो आप लोग अभी समझ गए, स्वाइन फ्लू थी, लेकिन H9N2 है क्या? इंडियन साइंटिस्ट ने अभी डिटेक्ट करी है कि कंट्री की जो फर्स्ट केस है इन्फेक्शन की वो भी रेयर वेरिएंट वायरस का, जिसमें कि आपका एवियन इन्फ्लुएंजा से होता है या फिर बर्ड फ्लू से होता है। तो उसकी यहाँ पे कारण पता करने की कोशिश की है। H9N2 की बात करें तो ये सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस की है जिसके कारण ह्यूमन इन्फ्लुएंजा होती है, साथ ही साथ बर्ड फ्लू भी होती है। H9N2 की बात करूँ वायरस का तो ये वर्ल्ड वाइड जो है वाइल्ड जंगली जो बर्ड्स होती है उसमें पाया जाता है और एंडेमिक है, यानी कि पोल्ट्री वगैरह बहुत सारे एरिया में जो है सिर्फ वहीं पे पोल्ट्री में ही पाया जाता है। तो H9N2 जो है ये आपका किससे हो गया? तो बर्ड फ्लू से हो गया। और H1N1 जो है वो आपकी स्वाइन फ्लू से हो गई। ओके, तो यहाँ पे हमारा होता है समाप्ति, वो भी है वायरस डिजीज़ का। अब हम न्यू डिजीज़ के बारे में देखेंगे जो कि है बैक्टीरियल डिजीज़। ये भी कम आतंक नहीं फैलाती है, इससे भी कम लोग परेशान नहीं होते, बहुत परेशान होते, बट यहाँ पे लिटिल लेस कंपैरिजन अगर हम लोग यहाँ पे वायरस के कंपैरिजन में देखें तो, ठीक है। अब आइए सबसे फेमस है और सबसे बड़ी न्यूज़ जो कि हर समय न्यूज़ में होती है और यहाँ से जो है सरकार भी बहुत सारे न्यू इनिशिएटिव लेती है कि किस तरीके से ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म किया जाए, क्योंकि हम लोग ने भी अपनी टारगेट सेट करके रखे है कि बिहार इंडिया में भी जो है हम लोग ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करेंगे। तो चलिए सारी चीज़ें देख लेते एक एक करके। न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लोन एग्रीमेंट साइन की है, वो भी $400 मिलियन की। इट्स अ बिग अमाउंट। और किस लिए? तो प्रोग्राम जो कि यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने के लिए। तो इंडिया जो है अपनी एक टारगेट सेट करी है कि हमारे यहाँ जो है जो टीबी है वो 2025 तक, यानी कि आगे आने वाले 5 साल में हम लोग पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। अब ख़त्म करने के लिए हमें तो ज़रूरत है टका की, पैसे की ज़रूरत है। पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो पैसे देने के लिए सबसे ज़्यादा जो है वर्ल्ड बैंक है जो कि सबसे आगे रहती है मदद करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। तो वर्ल्ड बैंक से थोड़ा बहुत पैसा ले लेते हैं और यहाँ पे जो ये लोन एग्रीमेंट साइन हुआ ये $400 मिलियन का हुआ है। ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और WHO की बात करें तो उन्होंने रिलीज़ करी है एनुअल ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2019 की। तो देख लेते हैं क्या बात कहा जा रहा है इस एग्रीमेंट में, क्या बात है ये देख लेते हैं। ये जो प्रोग्राम है ये 9 स्टेट को कवर करेगी और ये गवर्नमेंट को जो स्ट्रैटेजिक नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान है टू एंड टीबी, और वो भी कब तक? तो 2025 तक इसको सपोर्ट किया जाएगा। इसमें क्या है कि फिनेंशियल इंसेंटिव्स दी जाएगी प्राइवेट सेक्टर केयर प्रोवाइडर को कि वो यहाँ पे जो भी केस हो रहा है टीबी की उसको रिपोर्ट करें और उनके पेरेंट्स को भी यहाँ पे इंश्योर करें कि कंप्लीट तरीके से ट्रीटमेंट जो रेजिमेन है उसको यहाँ पे कंप्लीट किया जाए। कहने का मतलब है कि जो भी यहाँ पे टीबी का पूरा कोर्स होता है उसको पूरा करना है, क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन की पूरी कोर्स होती है। अच्छा, आप लोग में से ये बताइए, आप लोग को पता है कि जो भी मेडिसिन हम लोग खाते हैं, जो भी बीमारी हम लोग को होती है, मान लीजिए कि थोड़ी सी फीवर भी होती है ना, तो उसके लिए जो है एक बहुत ही बेसिक अवेयरनेस वाली बात बता रही हूँ। आप लोग डॉक्टर होंगे या फिर मेडिकल बैकग्राउंड से होंगे तो आप लोग को ज़रूर पता होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे
जनरल स्टूडेंट्स को लेकर बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको जैसे फीवर है उसके लिए जो भी आप लोग दवा खाते हो ना, उसकी एक कंप्लीट कोर्स होती है। कंप्लीट कोर्स कहने का मतलब कि अगर आप लोग पैरासीटामोल भी ले रहे हो ना, तो उसको आपको लेने का होता है टोटल 6 डेज़। 6 डेज़ तक आपको ये मेडिसिन लेनी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत स्मार्ट लोग हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 दिन मेडिसिन लिए सुबह शाम, और तीसरे दिन भी ले लिए, अगर ठीक नहीं लगा या फिर वापस से आ जाती है बीमारी, बुखार वगैरह वापस से आ जाता है, तो हम लोग तीसरे दिन लेते हैं और चंगे हो जाते हैं और छोड़ देते हैं मेडिसिन सबसे पहले। ये हम लोग सबसे बड़ी गलती करते आते हैं, ठीक है। इसके बाद तो खाया भी नहीं जाता है, ऐसा लगता है कि क्यों ही खाए, या तो मनी वेस्ट हो रहा है, या तो मेडिसिन ले रहे हैं तो ओवरडोज ऑफ मेडिसिन भी हो सकती है। बट नो, अ बिग नोट टू दिस, इसका एक मेन फंडा ये है कि कोई भी आपको बीमारी होती है उसको जड़ से हटाने के लिए, जड़ से तो नहीं हटा सकते, लेकिन हाँ, उसको पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए बॉडी में ना उसकी कोर्स को कंप्लीट करना होता है। जो मेडिसिन की कोर्स है ना, उस वो कोई भी आपकी बीमारी हो, मैं फॉर एग्जांपल लेकर आपको फीवर का बताई, क्योंकि फीवर एक आम बीमारी है और ये सबको होता ही है। अब तक के स्टेज में आप लोग कई बार इससे गुजरे होंगे, तो अब मैं आपको बता रही हूँ। कालपोल लेते हो या फिर डीकोल टोटल लेते हो या फिर आपका पैरासीटामोल लेते हो, कोई भी मेडिसिन लेते हो ना, इसका आपका मिनिमम टू मैक्सिमम जो है ये आपकी कोर्स होती है, उसको पूरा करना एकदम कंपलसरी है। तो इसीलिए ये काम किया कीजिए, अदरवाइज़ आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो यही सेम चीज़ टीबी के केस में होता है। टीबी के केस में लगातार जो है 6 मंथ तो आपको अर्ली में, यानी कि जब आपको डिटेक्ट होता है तो 6 मंथ तो आपको कंटिन्यूस मेडिसिन लेनी होती है। टीबी के पेशेंट में क्या प्रॉब्लम होती है, खास करके हमारे इंडिया में, और इंडिया में भी जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उसमें भी काम खास करके इस तरीके का प्रॉब्लम होता है कि जब तक ये आपकी बीमारी है और जब तक आपको ठीक नहीं फील हो रहा है, वेल फील नहीं कर रहे हो, तब तक आप मेडिसिन लोगे, चाहे वो 1 महीना, 2 महीना या 4 दिन भी हो सकता है। जैसे ही लोग ठीक होना फील कर देते हैं, यानी कि एक होता है ना कि हाँ चलो आज बहुत अच्छा फील करे, तो मेडिसिन को सबसे पहले कट करते हैं, और ये प्रॉब्लम हो जाती है टीबी के लिए, ठीक है। क्योंकि जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में है वो पूरी तरीके से मरी नहीं है, वो कुछ समय तक बेहोश हो जाती है, और जब वो फिर जिंदा होती है तो फिर वो अपना आतंक फैलाने लगती है। तो हम लोग को उसको जड़ से मारना है, पूरी तरीके से उसकी जितनी फैमिली है ना, पूरे को मार देना है बैक्टीरिया की। तो उसको मारने के लिए आपको जो है डॉक्टर ने जब प्रिस्क्राइब करी है कि 6 मंथ की मेडिसिन जो है आपको रेगुलर लेनी है, इट मीन्स की रेगुलर लेनी है, तो ये होता है मेडिसिन की आपकी कोर्स, जिसको पूरा करना होता है, ठीक है। तो चलिए अब वापस आते हैं, बहुत हो गया ये बातें, लेकिन ये कॉमन अवेयरनेस के लिए। साथ ही यहाँ पे आपका जो है ना डीबीटी प्रोवाइड किया जाएगा पेशेंट को, कि वो यहाँ पे क्रिटिकल न्यूट्रिशंस मिले जब भी यहाँ पे ट्रीटमेंट के टाइम उनको ज़रूरत हो। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कहने का मतलब है कि सरकार अगर यहाँ पे, गवर्नमेंट अगर यहाँ पे किसी भी लोगों को, यानी कि जो पेशेंट है उनको अगर यहाँ पे पैसे देना चाहती है, तो उनके डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी, जिसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि डिटेक्शन भी स्ट्रेंथ होगा, कि सही तरीके से डिटेक्ट कर पाएंगे, ट्रीटमेंट हो पाएगी, और ड्रग रेसिस्टेंस जो ट्यूबरक्लोसिस है, जिनके बॉडी में जो ट्यूबरक्लोसिस की दवा है वो अगर रेसिस्टेंस हो गई है, तो उनको भी यहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा, और किस तरीके का प्रोग्रेस हो रहा है हमारे डिटेक्शन में। यानी कि एडिशनल अगर ड्रग रेसिस्टेंस हो रही है, एक बार ड्रग रेसिस्टेंस हो गई, यानी कि एक मेडिसिन आप इनिशियल ले रहे हो, उसमें कुछ समय के बाद आपकी बॉडी में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो कुछ समय के बाद आपके डोजेस को चेंज कर दिया जाता है, आपके डोजेस को बढ़ा भी दिया जाता है, या फिर कंपोजिशन चेंज कर दिया जाता है मेडिसिन की। तो उससे फिर देखा जाता है कि कहीं ये तो आपकी बॉडी में नहीं रेसिस्ट कर गई ना। तो ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है, और इसको बेटर तरीके से यहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है। और इस प्रोग्राम से क्या होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी हेल्प होगा कि वो अच्छे तरीके से मॉनिटर कर पाए। और जो निक्षय है, एक अगेन यहाँ पे एक आपका अलग सा स्कीम है, निक्षय है, जिसमें कि एक गवर्नमेंट वेब बेस्ड ये टीबी केस मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिसमें कि देखा जाता है कि कितने पेशेंट यहाँ पे टीबी के हैं और कितने पेशेंट यहाँ पे ठीक हो रहे हैं, कितने पेशेंट की स्थिति यहाँ पे थोड़ी सी होती है ना कि पहले से यहाँ पे ख़राब हो रही है या फिर अच्छी हो रही है, कितने यहाँ पे सही होकर निकल पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ देखा जाता है, निक्षय में देखा जाता है। तो अगेन ऐसे ही पूछ लिया जाएगा व्हाट इज़ निक्षय, एंड ये भी पूछा जा सकता है कि निक्षय को किस तरीके के डिजीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका टीबी है, ठीक है। अब आते हैं बेसिकली हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर देख लेते हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। सॉरी। तो डिजीज़ आपकी 2 तरीके की होती है, ठीक है। एक तो होती है कम्युनिकेबल डिजीज़ और एक होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल मतलब आप लोग वर्ड से ही समझ रहे हो ना, कि जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करोगे, जब आप किसी के साथ बात करोगे, किसी के साथ आराम से बैठ के मतलब एक होता है ना कि बात करोगे, टाइम स्पेंड करोगे, तो उसमें आपका एयर के मीडियम से जो है ना, ये इस तरीके की अगर डिजीज़ आपका फैलता है, तो उसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। और इसी के अंदर आ गई आपकी टीबी। टीबी क्या है कि अगर आप लोग खांसते हो, स्नीज़ करते हो, तो आपकी जो बॉडी में बैक्टीरिया है, वो आपकी जो कफ और खांसने चीखने के कारण जो आपके
आती है ना, खांसने और छींकने से भी बैक्टीरिया बाहर आती है, तो वो एयर के थ्रू जो है ना आपके अगल बगल जितने भी लोग हैं शायद वो इनहेल करेंगे तो वो उनके बॉडी में भी चला जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि टीबी पेशेंट से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, ठीक है। वहीं अगर नॉन कम्युनिकेबल की डिजीज़ की बात करें तो ये कम्युनिकेट करने से नहीं फैलता है। इट मीन्स कि जैसे डायबिटीज़ हो गई, आपकी थायराइड हो गई, बीपी वाली प्रॉब्लम हो गई, कैंसर हो गई, तो ये सारी बीमारी जो है ना नॉन कम्युनिकेबल है, यानी कि आपका कम्युनिकेट करने से ये नहीं फैलता है, ठीक है। और मोस्ट ऑफन देखे कि टीबी से क्या होता है ना कि हमारे लंग्स में, यानी कि जो लंग्स है उसमें अफेक्ट होती है, और साथ ही साथ ये दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करती है। जो टोटल टीबी है रेट अगर हम लोग देखें तो इंडिया में वो अभी आज के डेट में कम हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है, 50,000 पेशेंट से डिक्रीज़ हो गई है लास्ट 1 ईयर में। तो एक बिग डेटा आप लोग कह सकते हो कि बहुत बड़ी ये न्यूज़ है कि 50,000 जो पेशेंट है वो हमारे टीबी की यहाँ पे कम हुई है। 2017 में बात करें तो इंडिया में 27 लाख टीबी पेशेंट है, जो कि अब कम डाउन हो गई 2018 में, और मात्र यहाँ पे 26 लाख रह गई है, ठीक है। तो यहाँ पे 50,000 भी कम हुई है, काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ भी देखने को मिला है। तो इस तरीके का भी अगर स्टेटमेंट बनता है कि टीबी जो है, टीबी के पेशेंट लास्ट 2 ईयर से हमारे कंट्री में वो इंक्रीज़ ही हो रही है, तो नो, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, हमारे कंट्री में जो है डिक्रीज़ हो रही है। साथ ही इंडिया की टीबी बर्डन देखें तो वो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, हम लोग पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है टीबी की बर्डन लेकर। इसके बाद आती है इंडोनेशिया और चाइना। 26% अगर हम लोग ग्लोबल टीबी बर्डन देखें 2018 में तो वो इंडिया की तरफ से था। 2017 में ये जो फिगर है वो 27% थी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो 1/3 जो टोटल आपका वर्ल्ड का पॉपुलेशन है ये डायग्नोज किया गया है लैटेंट टीबी। टीबी कहने का मतलब ये है कि जिसमें ज़्यादा आपका ये लैटेंट टीबी कहने का मतलब है कि एक्टिव टीबी का जो एविडेंस है उसके बिना जो पता चलता है, यानी कि कभी ऐसा होता है ना कि आप लोग खांसते हो, लंग्स में कुछ और प्रॉब्लम होती है, तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि प्रॉपर डिटेक्शन के बिना, प्रॉपर डिटेक्ट नहीं कर पाने पे ऐसा कहा जाता है कि टीबी का सिम्टम्स आप पे दिखने वाला है। जैसे कहते हैं ना कि शुगर आ रहा है तो आपके बाउंड्री लेवल पे शुगर है, आपको डॉक्टर पहले से कह देता है कि डायबिटीज़ होने वाली है, आप थोड़ा शुगर का इंटेक कम कर दीजिए। उसी तरीके से टीबी का भी क्या होता है ना कि आपके बॉडी में अगर वो बैक्टीरिया चले गई तो जल्दी वो आपको नहीं हार्म पहुँचाती है, वो धीरे धीरे हार्म पहुँचाती है। तो इससे क्या होता है ना कि सिम्टम्स पता करने लग जाता है, डॉक्टर लोग ये डायग्नोज कर लेते हैं कि हाँ आपको अब टीबी होने वाली है, तो आप लोग ये सारी प्रिकॉशन लेकर चलिए। तो इसको कहते हैं लेटेंट टीबी, यानी कि बिना किसी एविडेंस के, अभी क्लिनिकली एविडेंस ये आपका नहीं पता चला कि एक्टिव टीबी है कि नहीं है। ये आपका जो इन्फेक्टेड होते हुए दिखेगा ये टीबी बैक्टीरिया से, जो कि एक्टिवली ये सिक पीपल से होता है बिना उनके नॉलेज से, यानी कि वो बीमार भी है लेकिन उनको पता भी नहीं है कि उनको टीबी हो गया है। समटाइम्स ये भी तो होता है ना, क्योंकि हम लोग को कैसे पता चलेगा, क्योंकि अगर हम लोग जब तक जानेंगे नहीं, इस चीज़ को समझेंगे नहीं, टीबी के सिम्टम्स जानेंगे नहीं, तो अगर आप लोग को बीमारी होगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि किस चीज़ के कारण हो रहा है और आपकी तबीयत क्यों ख़राब हो रही है। तो ये प्रॉब्लम है। ड्रग रेसिस्टेंस अगर टीबी की बात करूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा टीबी में। सबसे पहले कि मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस टीबी है, जिसको MDR कहते हैं। ये टीबी है जो कि आपका रिस्पॉन्ड नहीं करती एटलीस्ट आयोनाइज्ड और रिफैम्पिसिन में। टू ऑफ द मोस्ट पावरफुल फर्स्ट लाइन ड्रग है, यानी कि ये दोनों पहले दिया जाता है। आपका मल्टी ड्रग जो रेसिस्टेंस टीबी है इसमें आपका आयोनाइज्ड और यहाँ पे रिफैम्पिसिन दिया जाता है। सेकंड अगर देखें कि ड्रग रेसिस्टेंस हो गया, इट मीन्स कि आपके बॉडी में ये जो दवा ले रहे हो ये आपके बॉडी में अब भीग गई है, दवा काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए अब एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस दिया जाता है, जिसको XDR टीबी कहते हैं। ये रेसिस्टेंस है एटलीस्ट आपका 4 ऑफ द कोर जो एंटी टीबी ड्रग है उसके लिए रेसिस्टेंस है, और इसमें मल्टी रेसिस्टेंस जो ड्रग्स है वो भी आपका इंक्लूड है MDR टीबी। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, इन एडिशन टू द रेसिस्टेंस जो कि किसी भी फ्लोरोक्विनोल लॉन्स में है, और एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 जो इंजेक्टेबल सेकंड लाइन ड्रग्स हैं। जैसे कि ये तीनों का आप लोग नाम याद मत रखिए, बस एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि ड्रग्स का नाम या और इस तरीके के वैक्सीन का नाम कभी भी UPSC नहीं पूछती है, क्योंकि ये प्रॉपर जो चीज़ें हो जाती है ना, ये आपके जो है मेडिकल अगर बैकग्राउंड के स्टूडेंट है तो वो लोग ही यहाँ पे समझ पाएंगे, बायोलॉजी के अगर स्टूडेंट है तो वो लोग ही इसको याद कर पाएंगे। हम लोग जैसे नॉर्मल स्टूडेंट ये सारी अगर आप लोग अदर फील्ड से बिलोंग करते हो तो ये सारी मेडिसिन आप लोग याद नहीं रहेगी। और ये जो है आपका एक न्यूट्रल है एग्जाम, आप लोग देखते हो किसी भी टॉपिक में आपको स्पेसिफिक नहीं होने की ज़रूरत है, किसी भी टॉपिक में आप लोग को PhD करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग को बेसिक पता होना चाहिए। जैसे कि MDR है और जो एक्सटेंसिव आपका MDR है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टोटल थर्ड टाइप की क्या है, टोटली आपका ड्रग रेसिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस है, TDR टीबी, यानी कि ये 3 तरीके की आपको ड्रग रेसिस्टेंस पता होना चाहिए। एक एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस टीबी है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, टोटली ड्रग रेसिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस जो कि रेसिस्टेंस है सारे फर्स्ट और सेकेंड लाइन टीबी ड्रग्स के लिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। WHO ने रिलीज़ करी है एनुअल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट फॉर 2019। अब इस रिपोर्ट आपकी जो यहाँ पे पब्लिश की गई है इसकी मेन फाइंडिंग आप लोग को पता होना चाहिए।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ल्ड इज़ नॉट ऑन द ट्रैक टू रीच द 2020 माइलस्टोन टू एंड द टीबी स्ट्रैटेजी। इट मीन्स कि WHO के द्वारा ये बताई जा रही है कि हमारी दुनिया जो है ना उस तरीके के ट्रैक में नहीं है कि 2020 तक हमारी जो माइलस्टोन है टीबी को एंड करने का वो ख़त्म हो सके। फॉर इंस्टेंस अगर देखें तो एक प्रोग्राम है जो कि WHO के द्वारा चलाई जाती है, ये भी आपका है एंड टीबी स्ट्रैटेजी, जिसका एम है कि टीबी को 20% तक कम करना है। वो भी 2015-18 के बीच में था, और वही अगर 2015-18 के बीच में देखें तो ओनली यहाँ पे 6.3% ही यहाँ पे कम हो पाया। तो 20% ही था टारगेट, लेकिन हम लोग कितना किए तो ओनली 6.3%। जो इन टीबी स्ट्रैटेजी है माइलस्टोन अगर देखें तो 35% डिक्रीज़ हुई है 2020 तक। सेकेंड थिंग यहाँ पे ये पता चला है कि बहुत सारी केसेस जो है अंडर रिपोर्टिंग है, यानी कि रिपोर्ट भी नहीं की गई है। 10 मिलियन न्यू केसेस वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो 3 मिलियन केसेस जो है वो अनरिपोर्टेड है। इन इंडिया अगर आप देखोगे तो 1.99 मिलियन जो है, यानी कि 2.69 मिलियन में से 1.99 मिलियन है इंडिया में जो कि रिपोर्टेड थे। 66% अगर हम लोग इसमें देखें तो 8 कंट्रीज से निकल कर आ रही है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा है 27%, फिर चाइना है, इंडोनेशिया है, फिलीपाइंस है, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, जहाँ पे टीबी की पेशेंट बहुत ज़्यादा है। कि अगर हम लोग 5 रिस्क फैक्टर देखें जिसमें कि न्यू केसेस ऑफ टीबी निकल रही है, तो इसका कारण क्या क्या है। सबसे पहला अंडर नरिशमेंट, सही तरीके से जो है आप लोग न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन ये सारी चीज़ें नहीं ले रहे हो। स्मोकिंग है सबसे पहले, तो आप लोग जब भी सिगरेट खरीदते हो उसमें लिखा रहता है स्मोकिंग किल्स, ठीक है, और फिर भी आप लोग पीते हो मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, जो यहाँ पे स्मोक करते हैं उनके लिए। तो स्मोकिंग है स्पेशली, तो ठीक है, अल्कोहल अब्यूज़ है, HIV इन्फेक्शन है और डायबिटीज़ है। ये सारी चीज़ें जिसके कारण ये कहा जाता है कि 5 रिस्क फैक्टर है जिसके थ्रू आपको टीबी होने के चांसेस ज़्यादा होती है। तो अब तक हम लोग देख चुके हैं बहुत सारी चीज़ें, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निश्चय चला रही है, WHO की भी हम लोग देख चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है इंड टीबी स्ट्रैटेजी। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि ग्लोबल एफर्ट्स क्या क्या है टीबी को कम करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मॉस्को डिक्लेरेशन टू एंड टीबी, ये आउटकम है फर्स्ट ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का, जो कि 2017 में टीबी को खत्म करने की बात की गई थी। फिर यहाँ पे WHO की एंड टीबी स्ट्रैटेजी है, इसका विजन है कि टीबी को पूरी तरीके से ख़त्म करना है, ज़ीरो डेथ होनी चाहिए, इस डिजीज़ को ख़त्म करना है, इस सफरिंग को ख़त्म करना है। इसमें 3 हाई लेवल है, और इंडिकेटर और रिलेटेड अगर टारगेट देखें तो 2035 तक का रखा गया है कि 95% तक रिडक्शन लेकर आनी है टीबी डेथ्स का 2015 के कंपैरिजन को लेकर, यानी कि 2015 यहाँ पे बेस ईयर माना जा रहा है इंड टीबी स्ट्रैटेजी में, और इसी के बेसिस में कहा जा रहा है कि 95% तक कम करना है, 90% तक कम करनी है टीबी इंसिडेंस रेट में, और ज़ीरो द लेवल ऑफ कैटास्ट्रॉफिक कॉस्ट जो कि टीबी अफेक्टेड फैमिलीज़ में है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं, एक न्यू यहाँ पे है, इसलिए ये पूरी हम लोग गाथा अभी तक पढ़े, अगर हम लोग पढ़े तो इसके कारण पढ़े। ट्रू नेट इस बार न्यूज़ में थी। WHO जो है, सॉरी WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने इंडोर्स करी है ट्रू नेट। तो सबसे पहले यही पूछ लिया जाएगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको इंडोर्स करी है, क्योंकि WHO बात करूँ, WTO बात करूँ, यूनेस्को बात करूँ, वर्ल्ड बैंक बात करूँ, तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे इंक्लूड होती है वो टॉपिक अपने आप से ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ट्रू नेट है, इसको इंडोर्स करी है WHO, अगेन WHO, जो कि एक न्यू मॉलिक्यूलर टेस्ट है जिसमें कि हम लोग ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स को डायग्नोस कर पाएंगे, वो भी 1 घंटे में। साथ ही साथ टेस्ट भी कर पाएंगे कि उनके बॉडी में जो है ये ड्रग रिफैम्पिसिन जो ड्रग्स है वो रेसिस्टेंस कर रही है कि नहीं, यानी कि कर गई है कि नहीं। और साथ ही साथ इसको डेवलप किया गया है इंडियन फर्म मॉलबियो डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, ओके। फिर है गवर्नमेंट इनिशिएटिव, देखते हैं कि इंटरवेंशन क्या क्या है, किस तरीके से वो एलिमिनेट कर रही है टीबी को। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में देखें तो वैक्सीनेशन जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो 12 थ्रेटनिंग लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ के लिए किया जाता है। तो उसमें से एक टीबी भी है, डिप्थीरिया है, पर्ट्यूसिस है। ये भी आपको याद नहीं रखना है कि कौन कौन सी डिजीज़ है, लेकिन हाँ यूनिवर्सल जो आपका इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके अंदर आपकी टीबी है, ये याद रखना है। फिर साथ ही साथ मिशन इंद्रधनुष याद रखना है। यहाँ पे आपका 7 वैक्सीन जो है प्रिवेंटेबल डिजीज़, उसके लिए यहाँ पे इम्यूनाइजेशन दिया जाता है। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस और चाइल्डहुड जो ट्यूबरकुलोसिस है उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया। साथ ही साथ अभी हम लोग पोलियो देखे थे तो पोलियो भी है, हेपेटाइटिस बी और मिजल्स, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, और ये सारी चीज़ों से, सारे डिजीज़ से जो है UPSC क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो इसलिए आपको मिशन इंद्रधनुष का ध्यान रखना है। मिशन इंद्रधनुष भी पूछा गया था कि ये क्या है, ठीक है। उसके बाद है रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये आपका इंप्लीमेंट किया जा रहा है अम्ब्रेला, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर ही है, जो कि ग्लोबल बेंचमार्क को अचीव करना है, वो भी जो भी केस आपका डिटेक्ट किया जा रहा है और ट्रीटमेंट भी देनी है सक्सेसफुल, और साथ ही जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है 2015 की उसको भी अचीव करना था। तो ये बहुत ही पुराना आपका प्रोग्राम है, तो इसको आप लोग छोड़ सकते हैं। नया क्या है, टीबी हरेगा देश जीतेगा कैंपेन। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अनाउंस करी है इस कैंपेन को, जिसमें कि हमारी जो टीबी केयर सर्विस है उसको और ज़्यादा बढ़ाना है, और कंट्री में वो भी 2022 तक का। तो ये कैंपेन का
3 पिलर है। एक है क्लिनिकल अप्रोच, यानी कि लोगों को क्लिनिक तक पहुंचाना है, तभी पता चल पाएगा कि एक्टिव टीबी पेशेंट कितने हैं। सेकंड है कि यहाँ पे आपका पब्लिक हेल्थ कंपोनेंट, और थर्ड है यहाँ पे एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी कि लोगों के पार्टिसिपेशन के बिना कोई भी कंपेन जो है वो अधूरा है। कंपेन चलाया जाता है जस्ट फॉर अवेयरनेस। कोई भी कंपेन आप देखते हो ना, तो उसका बेसिक मुद्दा जो पीछे होता है अवेयरनेस। लोगों के अवेयरनेस की कमी है। लोग जो है कोई भी दवा खा लेते हैं, अगर उनको किसी भी तरीके का हेल्थ इशू आता है तो वो लोग सोचते हैं कि अच्छा ये हुआ है, अपने आप डॉक्टर बन जाते हैं। जो कहते हैं ना, हर एक लोग अपने आप में डॉक्टर बनते हैं, वही हमारे देश को डुबा रहे हैं। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग को अगर कोई भी तरीके की प्रॉब्लम हो ना, क्योंकि आप लोग अपने बॉडी के अंदर घुस के तो नहीं देख रहे हो ना कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो कुछ भी अगर ऊंच नीच फील होती है बॉडी को लेकर, तो एक बार चेकअप करा लीजिए क्या इशू होता है। थोड़े से पैसे खर्च होंगे ना, लेकिन अभी कम पैसे खर्च होंगे। जब आपको डिजीज़ वो बढ़ जाएगी अंदर ही अंदर काफ़ी महीनों के बाद, सालों के बाद, तो फिर तो आपके भर भर के सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। वो आप लोग को मंजूर है, लेकिन इनिशियल में जो अगर थोड़ा सा क्लिनिकल जो फीस वगैरह होता है, वो सारे देने के लिए आप लोग मंजूर नहीं होते। तो ये सिली मिस्टेक के कारण बहुत बड़ा लॉस होता है आपके लिए भी, आपके फैमिली के लिए भी, और पूरे देश के लिए भी। तो ये काम नहीं करना है। साथ ही अदर सपोर्टिव एलिमेंट अगर हम लोग कंपेन्स का देखें, तो इसमें क्या है कि प्राइवेट सेक्टर इंगेजमेंट है। इस कंपेन्स में प्राइवेट सेक्टर की भी इन्वॉल्वमेंट है। पेशेंट का सपोर्ट यहाँ पे देना है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट करनी है सारे लेवल पे। गवर्नमेंट की बात करें तो वो भी इंश्योर कर रहे हैं सारे पेशेंट को प्राइवेट पब्लिक हॉस्पिटल में, और फ्री ऑफ कॉस्ट और हाई क्वालिटी टीबी केयर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस तरीके का गवर्नमेंट जो है एश्योर करी है। इट मीन्स कि जो भी टीबी के पेशेंट है उनको ये इस तरीके का उनको ये फ्रीडम दिया गया कि आप चाहे पब्लिक हॉस्पिटल चाहिए या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल चाहिए, आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट और हाई क्वालिटी आपको टीबी केयर दिया जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे है नेशनल स्ट्रैटेजी प्लान टू एंड टीबी बाय 2025। ये टारगेट याद रखना है कि हमारे इंडिया का टारगेट कब तक है। इस पे क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है, मे भी पूछ लिया जाए इस बार कि टारगेट कब तक है। 2025 तक याद रखना है। तो RNTCP जो है वो अपनी फ्रेमवर्क यहाँ पे रिलीज़ करी थी 2017 में, और वो भी किस लिए, तो टीबी को एलिमिनेट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए इंडिया में, वो भी 2025 तक। यहाँ पे गोल और स्ट्रैटेजी प्रोवाइड किया गया है कंट्री के रिस्पॉन्स में इस डिजीज़ को लेकर, और वो भी पीरियड है 2070 से लेकर 2025 में। और इसका एम यही है कि अटेंशन देना है सारे स्टेक होल्डर्स को, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरवेंशंस जो कि टीबी को किस तरीके से ख़त्म करें। यहाँ पे टारगेट यही है टीबी को ख़त्म करने का 5 ईयर्स अहेड, जो ग्लोबल इंड टीबी टारगेट है। इसके पहले ही हम लोग को करना है, क्योंकि इनका जो टारगेट है वो 2030 तक है, तो हम लोग को इनसे पहले 2025 तक ही हम लोग को कंप्लीट करने का यहाँ पे टारगेट रखे हैं। टीबी एलिमिनेशन जो है उसको इंटीग्रेट किया गया है 4 स्ट्रैटेजिक पिलर में, जैसे कि यहाँ पे क्या है, डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट और बिल्ड। सबसे पहले डिटेक्ट करना है। डिटेक्ट अगर कर लिए, डिटेक्ट करना है कि यहाँ पे टीबी पेशेंट कौन कौन है, उनके अंदर जो ड्रग्स ले रहे थे वो ड्रग रेसिस्टेंस टीबी केसेस तो नहीं है, यानी कि वो जो है ये मेजर केस हो जाता है ना कि आप जो पहले से टीबी पेशेंट हो, आप टीबी के ड्रग्स ले रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी में वो ड्रग्स काम नहीं कर रहा है, तो और भी एक वल्नरेबल सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है। तो ये चीज़ें डिटेक्ट करनी है। फिर ट्रीट करनी है, जिसमें कि आपका इनिशिएट करना है और सारे पेशेंट को सस्टेन करना है कि अप्रोप्रिएट उनको ट्रीटमेंट देगी। इवन फ्री सर्विस यहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही प्रिवेंट की जाएगी जो टीबी का इमरजेंस है सारे पॉपुलेशंस में, तो उसको यहाँ पे प्रिवेंट किया जाएगा। क्योंकि लोगों को टीबी होता है, वो सारे लोगों के साथ बैठते घूमते खांसते हैं, छींकते हैं और सारे लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे आज की डेट में कोरोना है, ठीक है हर एक चीज़ में कोरोना ही याद आता है। तो इसी की जैसा टीबी भी है, तो इसको प्रिवेंट करना है, लोगों को इससे जो है संपर्क में आने से रोकना है। साथ ही बिल्ड करना है। तो बिल्ड क्या करना है, क्या बनाना है, एक अच्छा खासा जो पॉलिसी है ना उसको इम्प्लीमेंट करना है, और लोगों को, इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करनी है। एडिशनल ह्यूमन रिसोर्सेज को भी यहाँ पे, जिससे कि उनकी कैपेसिटी को इन्हांस किया जाए, एक अच्छा खासा फिनेंशियल रिसोर्सेज जो है उनको प्रोवाइड किया जाए। तो ये सारी चीज़ें करनी है। तो ये तो रहा पूरा टीबी के बारे में, काफ़ी अच्छे से ये आपकी दी गई है पूरे टीबी के बारे में। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, आज तक कुछ नहीं सुना होगा, तो ये तो मुझे लगता है A to Z इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दिया गया है। अब आते हैं ग्लोबल फंड के बारे में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी देख लीजिए। एड्स, टीबी और मलेरिया जैसी बीमारी के लिए ग्लोबल फंड मिलती है। तो इंडिया ने अनाउंस करी है एक कंट्रीब्यूशन कि वो यहाँ पे 22 मिलियन डॉलर तक का वो कंट्रीब्यूट करेगी, वो भी ग्लोबल फंड फॉर एड्स, टीबी एंड मलेरिया, और 6 रिप्लेसमेंट साइकिल में, यानी कि 2020 से 2022 की जो यहाँ पे आपकी साइकिल है उसमें यहाँ पे 22 मिलियन डॉलर हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ग्लोबल फंड है क्या, अब हमारी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हो गई, तो अब तो ये इंपॉर्टेंट हो गया टॉपिक। तो ग्लोबल फंड क्या है, ये एक इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि यूनिक पार्टनरशिप पे बेस्ड है, वो भी गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर एंड अफेक्टेड कम्युनिटीज़ के बीच में। साथ ही ये इसलिए क्रिएट किया जाता है कि जिससे कि रेज हो, मैनेज हो, डिस्पर्स हो लार्ज अमाउंट ऑफ एडिशनल फाइनेंसिंग, कि जिससे कि जो वर्ल्ड की मोस्ट डिवास्टेटिंग डिजीज़ है, जिससे लोगों की जान माल सब कुछ सबसे ज़्यादा क्षति हो रही है, देश भी बर्बाद हो रही है, वो है एड्स, ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया। इसको डिटेक्ट कर सके, इसको जो है सही से डायग्नोस करके ट्रीट कर सके। और साथ ही यहाँ पे आपका रजिस्टर किया गया है एज ए नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन इन स्विट्ज़रलैंड, एंड इसको मेंटेन की जाती है, इसके सेक्रेटेरिएट जो है स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में ही है।
वर्ल्ड बैंक जो है इस फंड की ट्रस्टी है और कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल फंड में। जो ग्लोबल रेज फंड है ये मल्टी ईयर साइकिल्स में होती है, जिसको हम लोग रिप्लेसमेंट कहते हैं, यानी कि हर एक साइकिल में होती है। अभी जो चल रहा है वो 2020 से लेकर 2022 में कर रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इंडिया जो यहाँ पे फंड कर रही है वो किस ईयर में फंड कर रही है। फंडिंग अगर ग्लोबल फंड का देखें तो ये यहाँ पे वॉलेंट्री जो फिनेंशियल कंट्रीब्यूशन है सारे सेक्टर से उसमें आता है, यानी कि सारे सेक्टर्स अपने मन से जितना यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर है, सोशल इंटरप्राइज इंडिविजुअल है, तो इनके लिए यहाँ पे वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन है। ओके, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि अभी हम लोग भी इस मैदान में कूदे हैं, $22 मिलियन हम लोग कंट्रीब्यूट किए, तो आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो गाइज आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। अदर बैक्टीरियल डिजीज़ जो है हम लोग नेक्स्ट लेसन में स्टार्ट करेंगे, और काफ़ी छोटी छोटी और लेकिन मोटी, जो कहते हैं ना छोटी मगर मोटी बातें, तो वैसे ही छोटी छोटी डिजीज़ है लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है हमारे कंट्री में, तो उसके बारे में भी देखेंगे और ग्लोबल लेवल पे भी देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो बस लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट कोई सजेशंस है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।